नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने आ, राजनीतिक जीवन देख लिया था, धार्मिक जीवन देख लिया था, सामाजिक जीवन देख लिया था। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और आर्थिक जीवन से बहुत बार सवाल पूछा जाता है और आर्थिक जीवन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो अच्छे से पढ़ें। इम्पोर्टेंट तो वैसे वैदिक काल पूरा ही है, 3-4 सवाल फंस जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ें विद्यार्थियों। और आज की क्लास को बिना कुछ समय लगाए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, है ना। तो आज की क्लास रहेगी विद्यार्थियों हमारी उत्तर वैदिक काल का आर्थिक उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। ठीक है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। सॉरी। और इसमें हम दो तीन डायमेंशंस पर बात करेंगे। एक तो कृषि व पशुपालन पे बात करेंगे, एक उद्योग धंधों पे बात करेंगे, और एक व्यापार वाणिज्य पे बात करेंगे। इसके साथ ही हमारा उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, एक नंबर पे कृषि की बात कर लेते हैं ना। इसकी कृषि की बात कर लेते हैं कि कृषि की क्या स्थिति थी। तो साथियों मैं आपको बताऊं, जैसे उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी वो लोहे की खोज से ही हुई थी। अतिरंजी खेड़ा से लोहा मिला हमको, है ना। लोहे के वहाँ से कुदाल, बर्छी और जो है हांसिया जैसे उपकरण मिले थे लोहे के, अतिरंजी खेड़ा से, है ना। 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिले थे। तो वो जो लोहे की खोज हुई, उसकी वजह से लोहे के उपकरण बने, लोहे के हल बने, लोहे के कुल्हाड़ियाँ बनाई गई, जिससे जंगल साफ किए गए। और हल से है जो कठोर कठोर भूमि जोती जाने लगी, जिससे है जो कृषि कार्य में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। और कृषि उत्पादन, कृषि के जो फसल थी उसके उत्पादन में भी जो है वृद्धि हुई। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, दो दो बार मैंने बताई है आपको, तो फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हुआ। इन सारी चीज़ों के और कृषि के फिर क्या क्या साक्ष्य हमें मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो सारी बात आज हम इसमें करेंगे, है ना। तो मैं सीधा बताऊं यहाँ पे कृषि की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है इस काल में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस काल में कृषि की जानकारी निम्नलिखित स्रोतों के माध्यम से मिलती है। ठीक है, फिर हम उसमें स्रोत लिखेंगे। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न को ब्रह्म माना है। ब्रह्म यानी जो सर्वोच्च सत्ता है इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली, जिसको हम परम पिता परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, है ना। वो ब्रह्म की उपाधि किसे दी है? अन्न को दी है। किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में, है ना। और सभी से अन्न उपजाने की है जो आग्रह किया गया है, एक तरीके से, है ना। सभी को अन्न उपजाने का आग्रह किया है। और हल की बात की गई है, हल को सीर कहा है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। फिर उसके अलावा जो है शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि की कुछ पद्धतियों की जानकारी मिलती है, जैसे कृषंत, लुलंत, है ना। कृषंत है ना, वृषंत है, लुलंत है, मृणंत है ना। ये क्या होती थी, किस संदर्भ में मिलती है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कि सॉरी, इस काल में, इस काल में आ, कृषि किए जाने के किए जाने का उल्लेख किए जाने का उल्लेख निम्न निम्नलिखित स्रोतों में मिलता है, निम्नलिखित स्रोतों में मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी। और पहला स्रोत हम लिखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे पहला स्रोत हम लिख देते हैं सॉरी। पहला स्रोत विद्यार्थी हमारा हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, है ना। तैत्तिरीय
उपनिषद की बात करें हम, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। तो विद्यार्थियों तैत्तिरीय उपनिषद में क्या लिखा है, ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि अन्न ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या लिखा है, अन्न ही ब्रह्म है ना। एक बात तो ये लिखी मिलती है, क्या लिखा मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में कि अन्न ही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। ये ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर होता है, ध्यान रखना ना। ब्रह्मा तो केवल एक देव है ना, देव। और ब्रह्म जो होता है वो सुप्रीम पावर होता है। मतलब सॉरी, मतलब देखो ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है, उसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं आपको। तो शंकराचार्य जी है ना, उन्होंने इस ब्रह्म को, ब्रह्म के 3 रूप बताए हैं। देखो मैं आपको एक मोटा सा आइडिया में बता देता हूँ। ये जो ब्रह्म है ना, इसके 3 रूप बताए हैं। 3 रूप है ना, किसने बताए हैं, शंकराचार्य जी ने। देखो 3 रूप, 3 सत्ताएं हैं। एक तो सबसे निम्न स्तर की सत्ता, एक मध्य स्तर की सत्ता और एक उच्च स्तर की सत्ता। इसको तो बोलते हैं केवल ब्रह्म, है ना, ब्रह्म। और इसके साथ में क्या होता है, ब्रह्म के साथ में, इसके साथ में होता है एक तो माया, माया प्लस अज्ञान, है ना। अज्ञान है ना, वहां पे माया भी साथ में होती है और प्रकृति भी साथ में होती है ना। प्रकृति तो हर जगह ही साथ में रहेगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, यानी कि जिस ब्रह्म के साथ में माया और अज्ञान दोनों होते हैं, वो ब्रह्म जीव कहलाता है ना। क्या कहलाता है, अब ये क्या हो गया, जीव हो गया। ये क्या हो गया, जीव। यहाँ पे अज्ञान का मतलब है कि खुद को नहीं जानना, है ना। जो व्यक्ति खुद को नहीं जान सकता, जिसका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ हो, वो अज्ञानी है। मैं अज्ञानी हूँ क्योंकि मैं अभी अपने आप को नहीं जान सका। अपने आप को जानने का मतलब है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। मेरा जैसे मृत्यु हो जाएगी तो क्या वास्तव में मेरी मृत्यु होगी, तो और मृत्यु हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये सारे सवालों को जान जाएगा ना वो उसको कहते हैं अपने आप को जानना। जब तक हम नहीं जानते तब तक हम अज्ञानी हैं, और वो अज्ञान है हमारे अंदर, तो हम जीव कहलाएंगे। हम क्या है, जीव है। अब इससे ऊपर की एक स्थिति है जिसमें ये जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म है तो वही, लेकिन ब्रह्म ने यदि अज्ञानता का और माया का यदि साथ छोड़ दिया, ब्रह्म और प्रकृति ये 2 ही शेष बचे, ब्रह्म और प्रकृति 2 ही शेष बचे, तो इन दोनों, है ना, अज्ञानता और माया जिस ब्रह्म के साथ से हट गई, जिसने हटा दी, यानी जिसने अपने आप को जान लिया, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा ईश्वर, है ना, ईश्वर। और ईश्वर के 3 रूप बताए फिर यहाँ पे। ईश्वर को ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ की बात की गई है ना। ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये देव हैं एक प्रकार से ना, जिनको ईश्वर कहते हैं। कौन, शंकराचार्य जी, है ना, वो उन्होंने यहाँ की बात बताई। और एक और सुप्रीम, इनसे ऊपर एक सुप्रीम पावर और है जिसकी शंकराचार्य जी बात करते हैं, और ये है शुद्ध ब्रह्म, है ना। कौन से हैं, शुद्ध ब्रह्म है ये ब्रह्म कैसा है, जिसने प्रकृति को भी अपने वश में कर लिया है। प्रकृति के भी है जो वो वश में नहीं है ना। यहाँ पे तो प्रकृति अपना प्रभाव दिखा रही है ना। और यहाँ पे तो अज्ञान और माया है, तो ये जीव है। तो हम तो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। हमसे ऊपर एक सत्ता है जो अज्ञानता और माया से परे है, लेकिन प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसलिए हम, है ना, ऐसे मतलब ईश्वर को की कल्पना करते हैं, ईश्वर बारिश करवा दो, क्योंकि उसके वश में प्रकृति है ना। प्रकृति यहाँ पे रहती है, इसके वश में रहती है। कभी ब्रह्म प्रकृति के वश में और कभी ब्रह्म प्रकृति को अपने वश में कर लेता है। तो यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म जो है प्रकृति से भी जीत जाता है और माया और अज्ञानता को तो बहुत पहले छोड़ देता है। इसलिए ये शुद्ध ब्रह्म है। और ये जो शुद्ध ब्रह्म होता है ना, ये होता है परमात्मा, है ना। ये क्या होता है, ये होता है परमात्मा, है ना। ये सुप्रीम पावर है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो ये जो सुप्रीम पावर किसको कहा है, यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को कहा है, ये सुप्रीम पावर, है ना। आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने थोड़ा सा फिलोसफी की बात थी आपको बता दी ऐसे ही, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान था, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा इतिहास के एग्जाम में, लेकिन बस मेरी थोड़ी रुचि रहती है फिलोसफी में,
और मेरा मूल सब्जेक्ट फिलोसफी है, मेरी पीएचडी फिलोसफी पे है ना। तो मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही बता दिया, ये शब्द आया था इसलिए बता दिया सॉरी। और इसमें क्या लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद में, हल जो होता है ना, खेत जिससे जोतते हैं उसको शीर लिखा है ना। हल को शीर, हल को शीर लिखा है ना। हल को क्या लिखा है, शीर लिखा है। और अधिक अन्न उपजाने की बात की है, अधिक अन्न उपजाने की बात की है, अधिक अन्न उपजाने की बात की है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है विद्यार्थियों। 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अन्न ही ब्रह्म है। कहाँ कहा गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। सॉरी। दूसरी बात हम करें शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है। देखो शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है, तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे 2 नंबर पे डालूं शतपथ ब्राह्मण, है ना। ये शतपथ ब्राह्मण का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ग्रंथ का नाम है ना। शतपथ ब्राह्मण नाम से एक ग्रंथ है ना। अब शतपथ ब्राह्मण में और हमें यहाँ पे जो है कृषि की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख किया गया है ना। क्या किया गया है, इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसमें कृषि की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख किया गया है ना। इसमें सॉरी, इसमें कृषि की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, जो कि राजा जनक के संदर्भ में, जो राजा जनक कृषि कर रहे थे उसके संदर्भ में उल्लेख किया है ना, ठीक है। यह किसके संदर्भ में है, राजा जनक के संदर्भ में। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, राजा जनक के संदर्भ में, है ना, राजा जनक के संदर्भ में, ठीक है। तो ये बात हो गई विद्यार्थियों यहाँ पे राजा जनक के संदर्भ में, और कृषि की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब देखो कौन कौन सी पद्धतियां हैं मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जैसे एक पद्धति का नाम मिलता है यहाँ पे हमें कृषंत, है ना। कृषंत का मतलब होता है जुताई करना, है ना। क्या होता है, जुताई, है ना। इसके अलावा लिखा है एक वृषंत, है ना। वृषंत का मतलब होता है बुआई करना, है ना, बुआई करना। इसके अलावा एक है लुलंत, लुलंत का मतलब होता है कटाई करना, है ना, फसल को काट ली, पकने के बाद कटाई करना। और चौथा लिखा है मृणंत, है ना। मृणंत का मतलब होता है मड़ाई करना, मड़ाई, है ना, मड़ाई करना। मतलब फसल काटने के बाद जो हम थ्रेसर से होके जो निकलवाते हैं ना, गेहूं अलग और चारा अलग, उस काम को ये लोग मड़ाई करना बोलते थे, जिसको यानी कि मड़ाई करना हम बोलते हैं, ये लोग मृणंत करना बोलते थे। तो ये चारों पद्धतियां जो हैं विद्यार्थियों शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलती हैं, है ना। आप विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार ये जो सवाल है सॉरी, नेट जैसी एग्जाम में पूछा जाता है ना, कई बार पूछा भी गया है। ये 4 पद्धतियां दे देंगे उनके सामने, इनको ऊपर नीचे करके फिर कह देंगे कि इनको मिलान कीजिए, या एक को असम्मिलित कर देंगे, है ना, कोई और नाम डाल देंगे इनकी जगह, या इनकी जगह कोई और नाम डाल देंगे, और फिर कहेंगे कि कौन सा असम्मिलित है, इस प्रकार से डाल देंगे। या फिर इनको ऊपर नीचे करके अलग कर देंगे, एक को सही सुमेलित रख देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ना। तो इस प्रकार से जो है आप विशेष रूप से विद्यार्थियों पढ़ें और इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में ये बात हो गई। मैं बात करूं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में एक पृथ्वेन्यु नामक एक व्यक्ति का नाम मिलता है, जिसने पहली बार कृषि करना और हल चलाना सिखाया था। इसलिए पृथ्वेन्यु को प्रथम कृषि इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। ऐसी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है ना। इसके अलावा अथर्ववेद से हमको जो है
वर्णाकूप, कुल्या, है ना, और गोबर की खाद, इनका भी है जो जिक्र मिलता है अथर्ववेद में, है ना। तो ये सारी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट के रूप में, है ना, अथर्ववेद। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अथर्ववेद। अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद में क्या लिखा है, अथर्ववेद में मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे लिखा मिलता है विद्यार्थियों, अथर्ववेद में जो हमें लिखा मिलता है कि पृथ्वेन्यु ने प्रथम बार हल चलाना व कृषि करना सिखाया था, है ना। पृथ्वेन्यु, पृथ्वेन्यु ने प्रथम बार, पृथ्वेन्यु ने प्रथम बार सॉरी, हल चलाना, हल चलाना व कृषि करना, कृषि करना सिखाया था, सिखाया था। इसलिए, इसलिए, इसलिए पृथ्वेन्यु को, इसलिए पृथ्वेन्यु को प्रथम कृषि इंजीनियर सॉरी, इसलिए इधर क्या अपन एक स्लाइड और ले लेंगे ना, इसको मैं वापस इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे हम कृषि करना सिखाया था, कृषि करना सिखाया था, इसलिए, इसलिए इन्हें, इन्हें प्रथम कृषि इंजीनियर कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। इसलिए इन्हें प्रथम कृषि इंजीनियर कहा जाता है। एक बात तो हमें ये मिलती है, और दूसरी हमें मिलती है विद्यार्थियों की जो है इसमें कुल्यवाप है ना, और जो है नहर, है ना, कुल्यवाप, नहर और गोबर की खाद का जो है उल्लेख यहाँ पे मिलता है ना। सॉरी, कुल्यवाप क्या, वर्णाकूप और कुल्या, है ना। वर्णाकूप मतलब कुआं, है ना। इसमें, इसमें वर्णाकूप मतलब कुआं, है ना, वर्णाकूप, और कुल्या, ये ल है ना, कुल्या मतलब अरे कुल्या, सॉरी, ये यदि लिख देता हूँ मैं थोड़ा, कुल्या, ठीक है, कुल्या मतलब नहर, है ना, और एक मिलता है गोबर की खाद, है ना। करीस बोलते थे ना गोबर की खाद को, गोबर की खाद, मैंने लिखाया है आपको, करीस, करीस ही बोलते हैं। इसमें वर्णाकूप यानी कुआं, कुल यानी नहर, गोबर की खाद है करीस का जिक्र है, का जिक्र है ना। मतलब अथर्ववेद में इन सारी चीज़ों का, वर्णाकूप है, कुल्या है, गोबर की खाद है, इन सब का जो है जिक्र मिलता है। और सॉरी, इसके अलावा मैंने आपको कल बताया, पिछली क्लास में बताया था कि अथर्ववेद में हमको जो है ये जादू टोने, तंत्र मंत्र वगैरह इस प्रकार की जो है इसमें जिक्र मिलता है ना। मतलब जादू टोने, मंत्र, वशीकरण, अभिशाप और चिकित्सा वगैरह की जानकारी संबंधित मंत्र इसमें मिलते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे गर्भ में यदि कोई स्त्री का भ्रूण है, लड़की का भ्रूण है, तो उसको लड़के के भ्रूण में बदलने के लिए अनुष्ठानिक मंत्र दिए गए हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे जो है अकाल ना पड़े और अकाल से निपटने के और टिड्डियों के हमले से बचने के अनुष्ठानिक मंत्रों का जिक्र भी अथर्ववेद में किया गया है ना। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, टिड्डियों के, टिड्डियों के हमले, टिड्डियों के हमले व अकाल से निपटने के लिए, टिड्डियों के हमले व अकाल से निपटने के लिए
आनुष्ठानिक मंत्रों का उल्लेख, है ना, अनुष्ठानिक मंत्रों का उल्लेख है। किसमें? अथर्ववेद में। ध्यान रखना, ये अनुष्ठानिक मंत्र आ जाए कहीं पर भी तो इस प्रकार के मंत्रों का जिक्र हमेशा अथर्ववेद ही आपको कर देना है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखनी है। ठीक है सॉरी। इसके अलावा विद्यार्थियों में बात करूं तो हमें जो है कृषि के बारे में तो इतना कुछ है, इतना कुछ मिलता है। इसके अलावा हमें कई विभिन्न प्रकार की जो है फसलों की भी जानकारी मिलती है ना, कई जो है फसलों की जानकारी हमें मिलती है, अथर्ववेद में भी मिलती है। और जो है यजुर्वेद में जो है हमें 5 प्रकार के धान की किस्मों की जानकारी मिलती है यजुर्वेद में, है ना। जिसमें मैं बात करूं तो जो है जैसे आसु धान्य है ना, आसु धान्य है, महा है, याहन है ना, याहन है, शुक्ल ब्रीही है ना, महाब्रीही, शुक्ल ब्रीही, और जो है कृष्ण ब्रीही, है ना। इस प्रकार के जो है 5 प्रकार के जो है धान की किस्मों की जानकारी यजुर्वेद से मिलती है ना। इसके अलावा हमको अथर्ववेद से भी 2 प्रकार के धान की जानकारी हमको विद्यार्थियों मिलती है, जिसमें जिसमें 2 नाम हैं, ब्रीही और तुहंद। ब्रीही और जो है तुहंद 2 नाम धान की किस्म के अथर्ववेद में हमको मिलते हैं, है ना। इस प्रकार वाजसनेयी संहिता में हमें 5 प्रकार की फसलों का जिक्र जो है मिलता है, जिसमें हमको एक तो बात करूं मैं गेहूं है, और इसके अलावा जो है तिल है ना, श्याम का है, उड़द है, और एक जूट है ना। तिल, श्याम का, उड़द, जूट, और एक और बच गया कुछ है, तिल, अ, तिल, उड़द, जूट, श्याम का और गेहूं, है ना। तिल, उड़द, जूट, श्याम का और गेहूं, हाँ ठीक है, 5 हो गए ना। वाजपेयी संहिता में ये 5 फसलों का जिक्र मिलता है। तो ऐसे कई सारी फसलों का जो है जिक्र हमें यहाँ पे विद्यार्थियों मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इधर हमको जगह बच रही है अभी, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या, जैसे हमने एक पॉइंट लिखा, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ए नाम इसको मैं दे देता हूँ, है ना। ये जो पॉइंट लिखा मैंने इसको ए नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे बी नाम से एक और हेडिंग डालता हूँ अलग से। ठीक है, बी नाम में हम डालेंगे कि इस समय की इस समय की कुछ फसलों की जानकारी मिलती है ना। मैं यहाँ पे लिखूँ इस समय की कुछ फसलों की जानकारी मिलती है, जैसे मिलती है जैसे, है ना। अब 1 नंबर पे हम फिर लिखेंगे, 1 नंबर पे हम लिखेंगे यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद से विद्यार्थियों हमें जो है धान की 5 प्रकार की किस्मों की जानकारी मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसमें इसमें धान की 5 किस्मों का उल्लेख मिलता है ना। इसमें धान की 5 किस्मों का उल्लेख मिलता है। देखो 5 किस्में कौन कौन सी हैं, तो 5 किस्में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक तो मिलता है हमें महाव्रीहि, महाव्रीहि, है ना, महाव्रीहि, महाव्रीहि। ठीक है, कृष्ण व्रीहि, कृष्ण, ये व्रीहि है ना, व्री नहीं है, व्रीहि है। कृष्ण व्रीहि, महाव्रीहि, शुक्ल व्रीहि, शुक्ल व्रीहि, है ना, शुक्ल व्रीहि। एक मिलता है हायन, हायन,
और एक मिलता है आसु 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 धान्य, है ना, आसु धान्य। ये इस प्रकार से जो है यजुर्वेद में हमें 5 किस्मों का उल्लेख मिलता है, धान की 5 किस्मों का उल्लेख जो है वो मिलता है ना। सॉरी। इसके अलावा अथर्ववेद में भी हमको 2 प्रकार की जो है धान की किस्में मिलती हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 2 नंबर पे अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में विद्यार्थियों हमें 2 प्रकार की धान की किस्मों की जानकारी मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँ धान की 2 किस्में, धान की 2 किस्मों का उल्लेख। धान की 2 किस्मों का उल्लेख कौन कौन सी हैं? तो एक तो है ब्रीही है, ब्रीही, है ना, एक तो है ब्रीही, ठीक है, और एक है तुवंद, है ना, एक है तुवंद, है ना, ब्रीही और एक तुवंद। ये 2 किस्मों की जानकारी अथर्ववेद से हमको मिलती है, जो कि धान की किस्में हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा वाजस्नेयी संहिता में हमें 5 प्रकार की फसलों का जिक्र मिलता है। गेहूं, जिसको गोधूम कहा गया है, गेहूं के अलावा उड़द, इसके अलावा जूट, जिसको पटसन भी बोलते हैं, और एक तिल, और एक श्याम का। ये श्याम का पता नहीं क्या किस चीज़ की किस्म थी, पर श्याम का नाम मिलता है वाजस्नेयी संहिता में। तो मैं तीसरे पॉइंट के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तीसरा पॉइंट है वाजस्नेयी संहिता, है ना, वाजस्नेयी संहिता। 5 प्रकार की फसलों का जिक्र है वाजस्नेयी संहिता में, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 प्रकार की फसलों का जिक्र, 5 प्रकार की फसलों का जिक्र मिलता है, है ना, 5 प्रकार की फसलों का जिक्र मिलता है। तो 5 प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं इसमें मैं लिखूं, तो एक तो है गोधूम, मतलब गेहूं, है ना, गेहूं को क्या लिखा है, गोधूम लिखा है विद्यार्थियों, है ना, गोधूम। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उड़द, है ना, उड़द। तीसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ जूट, है ना, जूट, जिसको हम पटसन भी बोलते हैं, पटसन, है ना, जिससे कपास वगैरह उसका संबंध इसी से होगा शायद, है ना। जूट से ही तो कपास प्राप्त किया जाता है, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए। इसके अलावा और हमको मिलता है तिल, है ना, तिल, और एक मिलता है श्याम का, है ना। ये 5 फसलों का जिक्र जो है प्यारे साथियों वाजस्नेयी संहिता में हमको मिलता है ना, ठीक है, वाजस्नेयी संहिता में मिलता है। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर और जो था कौसाम्बी, इन दोनों शहरों को ये प्रोटो अर्बन सिटी के नाम से जाना जाता था। और हस्तिनापुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं और गन्ने की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना, हस्तिनापुर से धान की भूसी और गन्ने की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और जो अतरंजी खेड़ा था, अतरंजी खेड़ा से मिले हमें किसके, गेहूं, जौ और धान की खेती के साक्ष्य, ठीक है। तो हस्तिनापुर से तो हमें केवल धान की भूसी और गन्ने की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हस्तिनापुर से क्या मिला है, एक तो हमें मिले हैं धान की भूसी व गन्ने के साक्ष्य, है ना। हस्तिनापुर से तो हमें धान की भूसी और गन्ने के साक्ष्य मिले हैं, है ना, धान की भूसी और गन्ने के साक्ष्य। और हस्तिनापुर व कौसाम्बी को, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा हस्तिनापुर व कौसाम्बी को प्रोटो अर्बन सिटी, प्रोटो अर्बन
प्रोटो अर्बन के नाम से जो है जाना जाता था, ठीक है। प्रोटो अर्बन सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रोटो अर्बन सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रोटो अर्बन सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख प्रमुख बातें जो हमें कृषि के साक्ष्य हमें जहाँ से मिलते हैं वो सारी बातें हमने यहाँ पे आपसे आपसे की हैं, ठीक है। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा से भी हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, वो भी बात मैं यहाँ पे जो है लिखना चाहूँगा। अतिरंजी खेड़ा वाली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जरूर दिख रहा होगा। 5वें नंबर पे मैं अतिरंजी खेड़ा लिख देता हूँ। अतिरंजी खेड़ा, है ना, अतिरंजी खेड़ा, ठीक है। अतिरंजी खेड़ा से हमें 3 फसलों के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं जौ धान, ठीक है। यहाँ से क्या किस किस के साक्ष्य मिले हैं? एक तो सॉरी सॉरी गेहूं जौ व धान, गेहूं जौ व धान, इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं तिरंजी खेड़ा से। इसके अलावा तिरंजी खेड़ा से जो है हमें कुदाली और बर्छी, है ना, कुदाली बर्छी इनके साक्ष्य मिले हैं। हंसिया, कुदाली बर्छी और हंसिया के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, लोहे के, है ना। यहाँ से हमें क्या मिला है? लोहे की कुदाली, है ना, लोहे की कुदाली, हंसिया व बर्छी मिले हैं, ठीक है। यहाँ से हमें लोहे की कुदाली, हंसिया व बर्छी मिले हैं। कहाँ से? अतिरंजी खेड़ा से मिले हैं, ठीक है। ये सारी बातें विद्यार्थियों यहाँ पे हो जाती है हमारी और मतलब कृषि से संबंधित हमने सारी बातें कर ली यहाँ पे। वैसे ऐतरेय ब्राह्मण में एक बात और मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण में भू अनुदान की जानकारी और हमें मिलती है। तो वो वाली बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बच रही है ना, तो आप लिख देना यहाँ पे। ऐसे मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐतरेय ब्राह्मण से, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें भू अनुदान, है ना, या हम कहें भूदान की जानकारी मिलती है ना, भूदान की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है और भूदान की जानकारी मिलती है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में कृषि वाला मामला पूरा होता है यहाँ पे, ठीक है। कृषि वाला मामला यहाँ पे पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें, है ना। काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इसे अच्छी तरीके से याद करना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, है ना। अब आगे जो है हम जो है पशुपालन की बात कर लेते हैं। पशुओं में ये लोग जो है गाय घोड़ा वगैरह इसको पालते थे, गाय घोड़ा वगैरह जो है सबको पालते थे। और गाय घोड़े के साथ में ये लोग हाथी को भी पालते थे। एक यजुर्वेद में और एक मछुआरे का जिक्र मिलता है जिसको कैवर्त कहा गया है ना, मछुआरे को कैवर्त कहा गया है यजुर्वेद में। यही बात है, पशुओं में बहुत अधिक मामला है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, ठीक है, और हम आगे बात करेंगे, ठीक है। पशुपालन में बहुत अधिक नहीं है, थोड़ा सा मामला है। और फिर हम जो है इनके शिल्पों पे आ जाएंगे, है ना सॉरी, उद्योग और शिल्प थे उस पे आ जाएंगे। तो पशुपालन में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, पशुपालन की मैं बात कर लेता हूँ। वैसे पशुपालन दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे। पहला हमने कृषि पढ़ा, दूसरा हम लिखें पशुपालन। तो विद्यार्थियों पशुपालन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सीधा लिख देता हूँ, ज़्यादा समझाने की बात है नहीं।
कि ये लोग गाय गाय तो मुख्य था ही, गाय है, घोड़ा है ना, गाय घोड़ा हाथी आदि पालते थे, आदि पालते थे, है ना, गाय घोड़ा हाथी आदि पालते थे। और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको यजुर्वेद में एक मछुआरे का जिक्र आया है, कैवर्त जिसको बोला गया है ना। तो ये बात पूछ सकते हैं इस प्रकार से कि यजुर्वेद यजुर्वेद में एक मछुआरे यजुर्वेद में एक मछुआरे, है ना, इसको क्या लिखा गया है, कैवर्त का जिक्र मिलता है, मछुआरे का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो पशुपालन में इतना ही है विद्यार्थियों, बस आप इसको ध्यान रखना। और अब हम तीसरे पॉइंट के रूप में ले लेते हैं उद्योग व शिल्प। ठीक है, उद्योग व शिल्प, है ना, उद्योग व शिल्प हम ले लेते हैं। और उद्योग व शिल्प में विद्यार्थियों हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उसमें हम धातु शिल्प पढ़ लेते हैं, धातु उद्योग पढ़ लेते हैं। तो धातु उद्योग में हम देखते हैं यहाँ पे सॉरी, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है और सीसा है, अ, टिन है, इनकी इनका जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और अथर्ववेद और वाजस्नेयी संहिता में हमें जो है लौह अयस्क व कृष्ण व श्याम अयस्क का उल्लेख मिलता है ना, अथर्ववेद और वाजस्नेयी संहिता में मिलता है। और जो लौह अयस्क था, इससे कृषिगत उपकरण बनाए जाते थे, है ना, कृषिगत उपकरण जो थे वो बनाए जाते थे। इसके अलावा जो है और लोहे का जो काम करने वाले थे उसको वर्तमान में लोहार बोला जाता है, उस जमाने में करमार बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, करमार बोला जाता था। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे धातु उद्योग में कर लेते हैं। ठीक है, धातु उद्योग में कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम शिल्प उद्योग पे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है शिल्प उद्योग। ठीक है, तो धातु उद्योग की मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले सॉरी, इसमें भी एक नंबर पे मैं लिखता हूँ धातु उद्योग, है ना, धातु उद्योग विद्यार्थियों। तो ठीक ठाक है, अच्छा है धातु उद्योग। तो कौन कौन सी धातुओं का जिक्र यहाँ पे मिलता है वो मैं सबसे पहले लिखूंगा, सोना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन और सीसा का उल्लेख मिलता है ना, का उल्लेख मिलता है, एक बात। दूसरी बात मैं लिखूं तो अ, अथर्ववेद, अथर्ववेद व वाजस्नेयी संहिता में, वाजस्नेयी संहिता में, अथर्ववेद व वाजस्नेयी संहिता में, पेन बदल लेता हूँ मैं, ब्लैक ही रखूंगा, पर ब्लैक सर्वाधिक काम आता है तो मुझे दो पेन रखने होते हैं, है ना। अथर्ववेद व वाजस्नेयी संहिता में सॉरी लौह अयस्क, लौह अयस व कृष्ण या श्याम अयस का जिक्र मिलता है ना, में लौह अयस व श्याम या कृष्ण, एक ही बात है, श्याम या कृष्ण काला के लिए है ना, अयस का जिक्र मिलता है ना, का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। अगली बात मैं लिखूं तो जो लौह अयस था, लौह अयस, उससे कृषिगत उपकरण बनाए जाते थे, है ना, और कृषिगत उपकरण जो बनाता था वो करमार कहलाता था, ये बात और मिलती है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि लौह अयस से, वैसे लोह में एक ही मात्रा आती है ना, लौह अयस से कृषिगत औजार,
कृषिगत औजार बनाए जाते थे, है ना। और लोहे का काम करने वाले को लोहे का काम करने वाले को करमार कहा जाता था। करमार कहा जाता था, ठीक है। लोहे का काम करने वाला क्या कहलाता था? करमार कहलाता था। इस शब्द को थोड़ा सा विद्यार्थियों ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में करमार नहीं कहा जाता, वर्तमान में लोहार कहा जाता है, और उस जमाने में करमार कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो है पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो देंगे लोहकार कहा जाता था, लोहार कहा जाता था, तो फिर हम क्या है, करमार को छोड़ के लोहकार पे चले जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो गलती करवा सकते हैं हमसे, है ना। तो वो गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो धातु उद्योग हो गया। अब हम आते हैं सीधा शिल्प उद्योग पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग, है ना। तो विद्यार्थियों यहाँ पे जो है खूब सारे शिल्पों की बात हमें मिलती है। 18 शिल्पों की बात जो है पुरुष मेध जो सूक्त है, पुरुष मेध सूक्त, उसमें मिलता है। तैत्तिरीय व वाजस्नेयी संहिता के अंदर पुरुष मेध सूक्त मिलता है। तैत्तिरीय व वाजस्नेयी संहिता के अंदर पुरुष मेध सूक्त जो मिलता है, उसमें 18 प्रकार के शिल्पों का जिक्र मिलता है ना। तो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लिखेंगे कि तैत्तिरीय व वाजस्नेयी, तैत्तिरीय व वाजस्नेयी संहिता के पुरुष मेध सूक्त में 18 प्रकार, ये संख्या ध्यान रखना, पूछते हैं। 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। शिल्पों का उल्लेख मिलता है ना। 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। इसको भी पूछते हैं कि किस में मिलता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 18 प्रकार के शिल्पों का जिक्र मिलता है। तो ये 18 प्रकार में देखो प्रमुख जो शिल्प थे उनकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक था इशुकार था, जो कि बाण बनाता था। इशुकार, है ना। इशुकार बाण बनाता था, बाण, है ना। इशुकार जो है बाण बनाता था। एक ज्याकार होता था जो धनुष की डोरी बनाता था, धनुष की डोरी, ज्याकार, है ना, वो धनुष की डोरी बनाता था। इसी प्रकार एक रज्जुकार होता था जो रस्सी बनाता था, है ना। रज्जुकार क्या था? रज्जुकार रस्सी बनाने वाला था। ठीक है। इसके अलावा एक रथकार होता था जो कि रथ बनाता था। और यह एक जो है एक उत्कृष्ट कोटि का एक कहते हैं कि शिल्पों में प्रमुख शिल्प था ये। कौन सा? रथ बनाने का काम जो था ये प्रमुख शिल्प था। इसलिए जो रथकार था उसको द्विज की श्रेणी में रखा गया है ना। द्विज आपको पता है ना, द्विज में जो हमारे 4 वर्ण हैं उसमें से प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज में रखा जाता है। तो उसी प्रकार जो रथकार था उसको द्विज में जो है रखा गया था। इसके अलावा जो सूत होता था वो अभिनय करने वाला होता था ना। सूत, जैसा कि हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा, जो सूत होता था वो क्या करता था? रथ सेना का जो है प्रमुख होता था, रथ चलाने वाला होता था सूत। लेकिन यहाँ पे अभिनय करने वाला हो गया। तो इतने सारे नाम मिलते हैं, और भी कुछ नाम मिलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ क्या क्या नाम मिलता है। तो एक नाम मैं लिखूँगा सबसे पहले, मैं लिखूँगा इशुकार। इशुकार जो होता था ये क्या बनाता था? बाण बनाता था ना, बाण बनाने वाला, बाण बनाने वाला, है ना, बाण बनाने वाला। दूसरे नंबर पे मैं लिखूं
ज्याकार। ज्याकार जो होता था वो धनुष की डोरी बनाता था, धनुष की सॉरी धनुष की डोरी बनाने वाला, है ना, धनुष की डोरी बनाने वाला। नंबर 3 पे मैं लिखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रज्जुकार, ये डबल जे आएगा ना, सॉरी, रज्जुकार जो होता था वो होता था डोरी, या मैं कहूँ रस्सी, रस्सी ठीक रहेगा, रस्सी बनाने वाला, है ना, ये होता था रस्सी बनाने वाला रज्जुकार। इसके अलावा रथकार, रथकार क्या होता था, रथ बनाने वाला, है ना, रथ बनाने वाला, है ना, ये प्रमुख शिल्प था, प्रमुख शिल्प था, है ना, जो रथ बनाने का काम था प्रमुख शिल्प था, इसलिए रथकार को द्विज की श्रेणी में रखा गया था। मैं इसको थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा, है ना, रथकार को इसे द्विज की श्रेणी में रखा गया था, इसे द्विज की श्रेणी में रखा गया था। आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों, है ना। इसके अलावा भी हमें फिर अन्य जो नाम मिलते हैं अन्य जो नाम मिलते हैं, सॉरी, 5वें नंबर पे मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे एक नाम मिलता है थीवर। थीवर बोलते थे विद्यार्थियों मलाह को, इसको बोलते थे थीवर था मलाह, थीवर था मलाह। इसके अलावा जो है हमें एक आधा नाम और देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा आ जाएगा एक आ जाएगा सैलूस का नाम मिलता है, सैलूस, सैलूस होता था गायक, है ना, सैलूस होता था गायक। और एक नाम मिलता है वास्पलपूसी, वास्पलपूसी मतलब धोबी, है ना, तो सैलूस और वास्पलपूसी, ये दो नाम और मैं लिखना चाहूँगा। 6ठे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा विद्यार्थियों सैलूस, सैलूस का मतलब हो गया गायक, है ना, सैलूस हो गया गायक। और एक हो गया वास्पल, वास्पलपूसी, वास्पलपूसी बोलते थे धोबी को, ठीक है, धोबी। कोई भाई हो तो बुरा मत मानना भाई, हमें पढ़ना ही पड़ता है, उस जमाने सॉरी, उस जमाने में ऐसा नाम जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शिल्पियों के नाम जो है विद्यार्थियों हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। शिल्पी हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम तो थोड़ा सा जिक्र जो है व्यापार वाणिज्य का कर लेते हैं, ठीक है। व्यापार वाणिज्य के बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी और आर्थिक जीवन जो था वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये हमने उद्योग और शिल्प की बात कर ली है। अब हम विद्यार्थियों चौथे पॉइंट के रूप में व्यापार वाणिज्य की बात कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपने वैसे साथ के साथ उतार ही लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। तो व्यापार वाणिज्य में विद्यार्थियों यहाँ पे बहुत अधिक जो है परिवर्तन हमें देखने को वैसे मिलता है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें उतना व्यापार वाणिज्य नहीं था जितना इस काल में अस्तित्व में आया। क्योंकि व्यापार वाणिज्य जो है यहाँ पे मतलब जो लोहे की जो खोज हुई थी उसने व्यापार वाणिज्य में अतिशय वृद्धि की थी, है ना। तो हम चौथा पॉइंट लिखेंगे व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, है ना, व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे। तो व्यापार वाणिज्य में हम जो है कई सारी बात करेंगे। यहाँ पे जो व्यापार वाणिज्य था वो जल व स्थल दोनों मार्गों से होने लगा, पहली चीज सबसे बड़ी बात, क्योंकि जल मार्ग से पहली बार व्यापार वाणिज्य हो रहा है। पूर्व वैदिक काल में जल मार्ग से व्यापार वाणिज्य नहीं होता था, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, और जो स्थल मार्ग से जो होता था वो सॉरी बैलगाड़ियों के माध्यम से होता था। अथर्ववेद में हमें ऊंट गाड़ी का भी जिक्र मिलता है ना। तो और इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है जो व्यापार पे नियंत्रण का काम करने के लिए देखो एक श्रेणी शब्द का उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में।
जो है हमको श्रेणी शब्द का जिक्र मिलता है। श्रेणी है ना, जो आगे गुप्त काल में मैं आपको बताऊंगा श्रेणी क्या होती थी, है ना। तो श्रेणी शब्द का जिक्र ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा जो है हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, है ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में हमको जो है जैसे जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है ना, उसमें तो हमें एक शब्द मिलता है कुशीद। कुशीद का मतलब होता है उधार देना, है ना। और जो है शतपथ ब्राह्मण में एक शब्द मिलता है कुशीदिन, यानी कि उधार देने वाला, है ना। उधार और उधार देने वाला का जिक्र मिलता है ना। इसके अलावा वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता में हमें गण और गणपति नामक दो व्यापारिक संघों के नाम मिलते हैं, है ना। तो ये सारी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे व्यापार वाणिज्य में हम लिखेंगे कि व्यापार जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था, है ना। स्थल मार्ग से व्यापार, स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ी से होता था, बैलगाड़ी से होता था, है ना। अथर्ववेद में हमें ऊंट गाड़ी का भी जिक्र मिलता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का जिक्र मिलता है। मुझे लगता है ऊंट गाड़ी का ये शायद प्राचीनतम उल्लेख हो सकता है ना, क्योंकि ऋग्वेद में शायद ऊंट गाड़ी का जिक्र हमें शायद ही मिले। एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, मुझे लगता है शायद ये ऊंट गाड़ी का प्राचीनतम जिक्र है। अब व्यापार पर नियंत्रण कौन करता था, ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, व्यापार पर नियंत्रण, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ व्यापार पर नियंत्रण की बात हम लिखें विद्यार्थियों। तो देखिए श्रेणी शब्द का जिक्र जो मिलता है, श्रेणी श्रेणी शब्द का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है एक बात, श्रेणी शब्द का जिक्र मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, है ना। इसके अलावा जो है वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता में हमें क्या मिलता है, गण और गणपति नामक की दो व्यापारिक संस्थाएं थी, उनका जिक्र मिलता है ना। तो वाजसनेयी संहिता में गण व गणपति नामक व्यापारिक संघ थे, एक प्रकार से संघों का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है ना। एक बात हो गई है, ठीक है। और कुशीद शब्द की का उल्लेख तो हमें मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, और कुशीदिन शब्द का उल्लेख जो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। तो मैं उस बात को भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि तैत्तिरीय शब्द गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे हम तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कुशीद, कुशीद जिसका अर्थ क्या होता है उधार, है ना। कुशीद का अर्थ क्या होता है उधार। व शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन, शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन, है ना। कुशीदिन का मतलब होता है उधार देने वाला सॉरी,
उधार देने वाला उसी दिन, है ना, उधार देने वाला उसी दिन का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में हमको महाजन प्रणाली का जिक्र मिलता है। महाजन का मतलब देखो, उधार का तो हो सकता है कि उधार ठीक है वस्तु विनिमय वगैरह होगा, लेकिन उधार देने वाले का जिक्र होने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण से हमें महाजन प्रणाली का उल्लेख मिलता है ना। महाजन ये जो बढ़िया वगैरह काम करते हैं, उधार लेने देने का काम करते हैं, बही खातों का काम करते हैं, वो जो प्रणाली होती है वो महाजन प्रणाली होती है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शतपथ ब्राह्मण में हमको महाजन प्रणाली का उल्लेख जो है यहाँ पे मिलता है ना। महाजन प्रणाली का उल्लेख मिलता है ना। महाजन प्रणाली का उल्लेख मिलता है सॉरी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, महाजन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे व्यापार वाणिज्य में की। इसके अलावा अब हम बात करें वस्तु विनिमय और कैसा था, फिर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। वस्तु विनिमय जो था विद्यार्थियों, विनिमय का माध्यम क्या था? तो विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय ही था, क्योंकि इस समय मुद्रा का चलन तो था, लेकिन मुद्रा का मूल्य यहाँ पे तय नहीं हुआ था, है ना। तो कौन कौन सी मुद्राएं थी वो हम देख लेंगे और इसके साथ हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं इसी में डालना चाहूँगा, एस वाले, जैसे व्यापार वाणिज्य में एक पूछा व्यापार पर नियंत्रण, उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा विनिमय का माध्यम, है ना। व्यापार विनिमय का माध्यम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विनिमय का माध्यम क्या था आखिर। तो इसमें हम देखें विनिमय के माध्यम में विद्यार्थियों सॉरी, तो विनिमय का माध्यम जो था वो वस्तु विनिमय ही था। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर BARTAR शायद लिखेंगे, बार्टर सिस्टम, है ना। वस्तु विनिमय प्रचलित था, है ना, वस्तु विनिमय प्रचलित था। मुद्रा प्रचलन में थी, मुद्रा प्रचलन में थी, मगर मुद्रा का मूल्य तय नहीं था, है ना, मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। वर्तमान में तो क्या है कि मुद्रा का जो है मूल्य तय है ना। मूल्य तय मतलब जैसे हम कोई भी नोट है, 10 रुपये का नोट है, तो उसके ऊपर स्पष्ट लिखा आता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे सिग्नेचर होते हैं गवर्नर के। तो ऐसी कोई उक्ति वहाँ पे लिखी हुई नहीं होती थी मुद्रा के ऊपर, है ना। तो वहाँ पे मुद्रा का मतलब क्या हुआ, मुद्रा होती थी मतलब जितना उस पर खर्चा आया है मुद्रा को बनाने का, उतने ही रुपए में वो चलती थी बस, है ना। जैसे वर्तमान में 100 रुपये का नोट है, उसको बनाने में करीब 1.5 से 2 रुपये का खर्चा आता है, तो वो 1.5 से 2 रुपये में नहीं चलता, 100 रुपये में चलता है। क्यों? क्योंकि हमने उस कागज का उस टुकड़े का मूल्य तय कर दिया, 100 रुपये है ये बस, है ना। और यहाँ पे क्या थी, जितना खर्चा हुआ उस मुद्रा को बनाने में, मान लो 2 रुपये का खर्चा हुआ तो 2 रुपये में चलेगी, 5 रुपये खर्चा हुआ तो 5 रुपये में चलेगी, है ना। ये थी बात। वर्तमान में हम देखते हैं जैसे 1 रुपये का सिक्का है, वो चलता तो 1 रुपये में है, लेकिन उस पर जो खर्चा होता है ना वो करीब 2 से 3 रुपये का होता है। तो गवर्नमेंट जब सिक्के बनाती है ना तो गवर्नमेंट को नुकसान रहता है उल्टा। वो 2 रुपये 1 रुपये में चलता है 1 रुपये का सिक्का, लेकिन उसको बनाने में खर्चा कितना आ जाता है, 2-3 रुपये का आ जाता है, क्योंकि उसकी बनावट जो है ना वो काफ़ी महंगी होती है। इतने से सिक्के को कितना कठोर उसमें धातु दी जाती है, फिर उस पर छापा जाता है, पूरा छपाई की जाती है, पंचिंग की जाती है, इस प्रकार से, है ना। तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। लेकिन फिर ऐसे आप कहोगे सर ऐसे गवर्नमेंट क्या पागल है जो चला 1 रुपये में रही है और उस पर लागत 2 रुपये की 3 रुपये की लगा रही है, जबकि नोट जो 2 रुपये में बन रहा है वो 100 रुपये में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे नोट है एक बार बना दिया तो वो 10 साल बाद उस नोट की वैलिडिटी खत्म, फट जाएगा, टूट जाएगा, गल जाएगा, है ना। तो उसको फिर से छापो, रिप्रिंट करो, तो उसमें फिर उतना ही खर्चा फिर आएगा, जबकि चल वो 10 रुपये में पहले भी रहा था, आज भी उसी 10 रुपये में चल रहा है, उसका मूल्य नहीं बढ़ा लेकिन खर्चा और आ गया, है ना। इस प्रकार से 100 साल में
एक नोट को 3-4 बार रिप्रिंट कर दिया जाता है, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है काफ़ी। और सिक्के को एक बार बना दिया, किस्सा खत्म। वो जो कभी भी है जो उसमें टूट फूट जो है नहीं होती, तो खर्चा एक बार होता है सिक्के में ना, इसलिए गवर्नमेंट सिक्के भी छाप लेती है। तो वैसे इकोनॉमी की बात है, उतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे कौन कौन सी मुद्रा थी, है ना, मुद्रा कौन कौन सी थी, तो देखिए विनिमय का माध्यम क्या क्या था। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा विनिमय, विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम में हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक तो गाय मिलती है विनिमय का माध्यम, एक तो गाय थी, है ना, क्या थी, गाय थी, है ना, एक तो गाय थी। इसके अलावा विद्यार्थियों हमें यहाँ पे कुछ सिक्के मिलते हैं, जैसे एक तो मिलता है निष्क, है ना, निष्क मिलता है जो कि सोने का सिक्का होता था, कुछ लोग इसको हार भी बताते हैं, निष्क, है ना। इसके तीसरे नंबर पे मैं लिखूँ शतमान, शतमान ये चांदी का, चांदी की मुद्रा होती थी, चांदी की मुद्रा, है ना, 320 रत्ती की होती थी, ये भी 320 रत्ती की होती थी। इसके अलावा चौथे नंबर पे मैं लिखना चाहूँ तो एक हो जाएगा रत्ती, रत्ती ये जो है सॉरी, ये तांबा की होती थी, है ना, रत्ती तांबा की होती थी। और पांचवें नंबर पे मैं लिखूं तो पाद, पाद जो है ये लोहे का होता था ना, पाद होता था लोहे का, लोहे की मुद्रा, है ना, पाद लोहे की मुद्रा। रत्ती जो होती थी विद्यार्थियों ये तांबे की, तांबे का, तांबे की मुद्रा लिख देता हूँ, तांबे की मुद्रा। ये शतमान जो होता था ये चांदी का होता था, चांदी, है ना, और ये निष्क होता था सोने का, सोने का, ठीक है। निष्क जो होता था विद्यार्थियों किसका होता था, सोने का होता था। और ये जो है ये 320 रत्ती का होता था, 320 रत्ती का, ये भी 320 रत्ती का होता था, है ना, रत्ती, ठीक है। एक रत्ती में करीब 1.6 ग्रेन होते हैं, ना, एक रत्ती में कितना होता है, एक रत्ती, एक रत्ती बराबर 1.6 ग्रेन, है ना, एक रत्ती बराबर 1.6 ग्रेन होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो है जो इनको अच्छे से ध्यान रखें विद्यार्थियों। रत्ती को जो है यहाँ पे सतमान और कृष्णल भी बोला जाता था, रत्ती को जो है सॉरी तुलाबाज और कृष्णल भी बोला जाता था, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, तुलाबाज और कृष्णल जो है बोला जाता था। रत्ती को क्या और कहा जाता था, तुलाबाज व कृष्णल, कृष्णल, है ना, कृष्णल भी बोला जाता था रत्ती को, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों। इसको कोई कुछ लोग सोने का हार भी बताते हैं, गले में पहना जाता था, है ना, हार तो वैसे पहना ही गले में जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा जो उत्तर वैदिक काल का ये आर्थिक जीवन है ये यहाँ पे पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक जीवन विद्यार्थियों यहाँ पे पूरा होता है। आप इसे अच्छे से तैयार करें, बार बार विद्यार्थियों पढ़ें, तब जाके ये तैयार हो पाएगा। जैसे मैं तैयार करता हूँ ना, आप भी इसी प्रकार तैयार करो कि अब आपको पढ़ाना है, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाओगे, आप बिना देखे पढ़ाओगे आप, है ना। तो बहुत मेहनत करना, एक बार मेहनत होगी, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन चीज़ें याद हो सकती हैं, जिस प्रकार मैं भी याद करके लाता हूँ। मैं भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के 2 घंटे बैठता हूँ, अच्छे से पढ़ा और फिर बस आपको पढ़ाने आ जाता हूँ। पूरी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती पहले से, है ना, लेकिन याद जरूर है, लेकिन क्या पढ़ना जरूर पड़ता है। जब कैमरे के सामने आते हैं ना तो अच्छे अच्छे के पैर कांपने लगते हैं, है ना, जो भी याद होता है सब भूल जाते हैं। इसलिए 5-5 बार पढ़ना पड़ता है। और एक बार हैंड रिटन नोट्स बना दिए ना तो फिर 5 बार पढ़ने में समय नहीं लगता। पुस्तकों में यदि पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं पुस्तकों के आपसे मना करता हूँ, अपने नोट्स पढ़ लो, काफ़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।